नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। केंद्र सरकार की ओर से देश में जातीय जनगणना करवाने के ऐलान के बाद अब उसके सियासी नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना वोट बैंक साधने में जुटी हैं, खासकर वे जिनका सियासी आधार जातियों की गोलबंदी पर ही टिका हुआ है। यूपी की राजनीति की भी यही केमिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण राजनीतिक दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा किरदार ओबीसी वर्ग निभाता है। देश के इस सबसे बड़े सूबे में सत्ता पर कौन काबिज होगा, यहां तक कि केंद्र में भी किसकी सरकार बनेगी, ये यूपी का ओबीसी वर्ग ही तय करता है। और ऐसे में जातीय जनगणना का ऐलान होने के बाद से यूपी का ओबीसी अब किसके साथ जाने वाला है और 27 में यूपी की सत्ता के लिए क्या समीकरण बैठ रहा है, देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हमारी पार्टी देश में ओबीसी मंत्रालय के गठन का विषय निरंतर उठा रही है कि हम सब लोग पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उस एजेंसी के चेयरमैन श्री अखिलेश यादव जी हैं। 27 की सत्ता का समीकरण सेट, सभी कर रहे पिछड़े को टारगेट। मोदी की मंत्री ने बढ़ाई मुश्किल, पीडीए दौड़ाएगा अखिलेश की साइकिल। यूपी में जिसके साथ ओबीसी, उसकी तय 27 में विक्ट्री। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी, यहां की सियासत में एक चर्चित कहावत है, यहां के वोटर पार्टियों के नेता को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी जाति के नेता को वोट करते हैं। और ये कहावत यूं ही नहीं है, क्योंकि यूपी का सियासी पहिया जातियों की धुरी पर ही चलता है। जातियों के इर्द गिर्द ही यहाँ का पूरा सियासी ताना बाना बुना जाता है। सारी चुनावी रणनीतियां जातियों को ध्यान में ही रखकर बनाई जाती है। तभी तो केंद्र सरकार ने जैसे ही अगली जनगणना में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया, यूपी की सियासत एक्टिव हो गई। सियासतदान अपने अपने हिसाब से अपने वोट बैंक की गोलबंदी में जुट गए। लेकिन दिलचस्प यह है कि सबके टारगेट पर ओबीसी की जातियां हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हो या सत्ताधारी बीजेपी, या बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हो, या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, या फिर कांग्रेस, सबकी निगाहें 27 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई। अखिलेश यादव ने तो अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देते हुए जातीय जनगणना को अपना एक बड़ा मुद्दा बना लिया है कि हम सब लोग पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। समाजवादियों ने जो विजन दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विजन पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति के तहत पूरी तैयारी में
वहीं मोदी सरकार की ओर से जातीय जनगणना का ऐलान होने के बाद बीजेपी के सहयोगी और यूपी में एनडीए के घटक दल अपना दल एस के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक नई मांग कर मानो मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। केंद्र सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश में जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार के सामने एक नई मांग रख दी। अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी मंत्रालय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में ओबीसी मंत्रालय का गठन किया जाए। हमारी पार्टी देश में ओबीसी मंत्रालय के गठन का विषय निरंतर उठा रही है और आप यकीन रखिए हमारा ये सपना भी एक ना एक दिन पूरा जरूर होगा। लेकिन साथियों, हम सबको आवाज उठाना बंद नहीं करना है। यानी यूपी की सियासत में ओबीसी का मुद्दा देश में जातीय जनगणना कराने के फैसले के साथ ही हावी हो गया। इसके पीछे वजह है आबादी। दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक। प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी तकरीबन 52% आंकी गई, जिसमें कुल 79 जातियां शामिल हैं, जो यादव और गैर यादवों में बटी हुई। इस वर्ग में यादव सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं, जिसकी संख्या करीब 8%, जिसे समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। वहीं गैर यादव आबादी करीब 43% के आसपास, जिस पर ज्यादातर बीजेपी और कुछ हद तक दूसरे दलों की पकड़ मानी जाती है। हालांकि गैर यादव वोट बैंक कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा रहा। यही नहीं, गैर यादव वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन इतना तय है कि ये वर्ग अपना वोट जाति के आधार पर ही करता है। यही वजह है कि छोटे हो या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें उस वोट बैंक पर रहती हैं। चूंकि यादवों का एक मुश्त वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को जाता है, ऐसे में गैर यादव ओबीसी जातियां सबसे ज्यादा अहम हो जाती हैं। इनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया पाल 3%, निषाद मल्लाह बिंद कश्यप केवट 4%, तेली शाहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नाई चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2%। इस वर्ग से जिस पार्टी को 30% से ज्यादा वोट मिल जाता है, उसकी सरकार बननी तय हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक बीते 10 साल में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 34% ओबीसी वोट मिले, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 44% पर पहुंच गया। 2014 में बीजेपी ने जहां अकेले 71 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में उसे 62 सीटों पर जीत मिली थी। 2022 विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। उत्तर प्रदेश की सियासत में सामाजिक न्याय का मुद्दा हमेशा से ही प्रभावी रहा है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे सियासी दलों ने न केवल उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार किया, बल्कि कई दफे सरकार भी बनाई। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की मुनासिब काट है। और इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि तमाम कोशिशों के बाद राम मंदिर का पूरा आंदोलन उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी यूपी में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई और तमाम चुनाव में निचली जातियों का ध्रुवीकरण या तो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होता रहा। लेकिन 2014 के बाद से ये हालात पूरी तरीके से बदल गए। हालांकि 2014 के बाद समीकरण बदल गए। 2014 में बीजेपी ने अपना दल और दूसरे गैर यादव ओबीसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, जिसका अभूतपूर्व फायदा बीजेपी को मिला। इस गठबंधन के तहत बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को लोकसभा की 80 में से 73 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा में भी 64 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। मगर बीते यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सबसे तगड़ा झटका लगा। इस बार चुनाव के शुरुआती चरण में बीजेपी ने जहां धर्म और राम मंदिर की पिच तैयार की थी, वहीं विपक्ष ने उसे रणनीतिक तरीके से जातीय समीकरण में बदल दिया, जिसके बाद ये मुद्दा इतना हावी हो गया कि बीजेपी को भी आरक्षण और संविधान पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन बात उससे भी नहीं बनी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी 62 से लुढ़ककर सीधे 33 पर आ गई, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का ग्राफ भी 1 से बढ़कर 6 पर जा पहुंचा।
माना जाता है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस बम्पर जीत में ओबीसी वर्ग का अहम योगदान रहा था, जिसको लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक संविधान और जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान उठाता रहा। हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार तो केंद्र में नहीं बन सकी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को अपने कोर एजेंडे में शामिल रखा। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा असर आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। समाजवादी पार्टी जैसे दलों का जातीय जनगणना के पीछे इतनी मजबूती के साथ खड़े होना और उसके लिए लंबी लड़ाई का मकसद साफ तौर पर वोट बैंक को माना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% यादव वोट समाजवादी पार्टी को जाते हैं। इसके अलावा कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों जैसे पासी, धानुक, गोड़, कोरी जातियों में भी समाजवादी पार्टी की पकड़ मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में यादव वोट न के बराबर स्विंग होता है। वहीं ओबीसी में शामिल राजभर जातियों का एक बड़ा तबका ओम प्रकाश राजभर के साथ रहता है। यही वजह है कि ओबीसी वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत के साथ पीडीए फॉर्मूले को धार दे रहे हैं, जबकि उनके तमाम रणनीतियों पर ओम प्रकाश राजभर वक्त बेवक्त हमला करते रहते हैं। वहीं यूपी के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य तो अखिलेश यादव के पीडीए को फर्जी बता रहे हैं। तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पीडीए सही मायने में समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के सिवा कुछ नहीं है। जब वो सत्ता में थे तो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, व्यापारियों का शोषण किए, उनके जमीनों, उनके मकानों, उनके दुकानों, उनके खेतों पर कब्जा किया, तो जबरदस्ती बैनामा कराया, फर्जी मुकदमे लिखा करके, पुलिस का डर दिखा करके। आज समाजवादी पार्टी चारों खाने चित है। 2027 का सत्ताधीश बनने का वो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ये भगवान तथागत की धरती से कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। हक लूटने वाले अगर ये बात बोले तो आश्चर्य लगता है। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे 5 साल, तो 5 साल के मुख्यमंत्री तो काल में पुलिस की भर्ती में जाति चीन करके अपनी बिरादरी को, यादव को पुलिस में भर्ती, ग्राम सेवक में, लेखपाल में, एसडीएम 86 में 56 एसडीएम बना डाला। कम से कम एकाको को राजभर को बनाए होते, जमार को बनाते, धोबी को बनाते, बिंद केवट मल्लाह को बनाते। जो अगर पीडीए की बात करते हो तो ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को बनाते, लेकिन ये लूटने वाले लोग। देखिए, जातिवार जनगणना से अखिलेश जी की जमीन खिसक गई है, वो बौखलाए हुए हैं। मैं तो देख रहा हूं जिसके पास 10 वोट भी दिलाने की कुव्वत नहीं है, ऐसे लोगों को बुला बुला के अपने यहाँ, जिस दिन से जातिवार जनगणना शुरू हुई है, अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी जो पारंपरिक रूप से जातीय पहचान की राजनीति से दूरी बनाकर रखती थी, अब उसे एक डेटा आधारित सुशासन के नाम पर अपना रही। यानी जाति जनगणना एक डेटा आधारित प्रक्रिया है।
जिसके सामने आने पर भारतीय राजनीति बदल जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति, जिसे अब तक यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे दलों का क्षेत्र माना जाता था, अब बीजेपी के एजेंडे का भी हिस्सा बन रही है। भले ही उसकी प्रस्तुतिकरण अलग हो, लेकिन भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने जा रही। सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और हिंदू एकता की परिभाषाएं फिर से लिखी जा रही और राजनीतिक दल अब उन जातियों को संबोधित करने पर मजबूर हैं जिन्हें वो पहले केवल वोट बैंक मानते थे। ये पूरा घटनाक्रम न केवल बीजेपी के अंदर चल रहे वैचारिक संघर्ष को दिखाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि आने वाले चुनावों में जातीय जनगणना एक केंद्रीय मुद्दा बनने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का सियासी मायने क्या है, इससे यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, तो ये भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने की घोषणा करके खुद को भी उसी रेस में शामिल कर लिया है, जिसमें कांग्रेस, सपा, आरजेडी या दूसरे जो विपक्षी दल हैं, यानी अब एक समान स्थिति है। अनुप्रिया पटेल पिछड़े वर्ग के मंत्रालय की बात कर रही हैं, तो एक डिमांड इनकी ये भी है, ये कितना लोगों के बीच में क्लिक करेगा। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मांग करती रही है कि भाई अति पिछड़ों का रिजर्वेशन उसमें से अलग कर दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में 2 रिपोर्ट इसके लिए पहले आ चुकी हैं, हुकुम सिंह की रिपोर्ट 2002 की, दूसरा राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट 2019 में जो पब्लिश नहीं हुई है। इसके अलावा एक रिपोर्ट रोहिणी कमीशन की राष्ट्रपति के पास भी पड़ी हुई है। तो कई तरीके के समीकरण इसमें निकलेंगे, लेकिन जो पिछड़ों के लिए, खासतौर पे गरीब पिछड़ों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, एक अच्छा आर्थिक कार्यक्रम जो लेके आएगा उस दल को फायदा हो सकता है। बहरहाल जातीय जनगणना के फैसले का यूपी की सियासत और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे इतना तो तय है कि यूपी की आबादी में जिस तरह ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी है, यही वर्ग सत्ता का असल किरदार तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।